नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अंकित भाटी सर की बुक सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमारा टॉपिक आज का रहेगा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का हम इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जिसमें से सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं 102 प्रश्न हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट हमारी कंफर्म हो चुकी है, 28 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो 28 अक्टूबर को आप मान के चलिए। अगर बात करें दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाता है। सुबह 9:30 बजे की क्लास में आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ RWA का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जा रहा है, साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। अगर तीनों वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, आप वहां से जाके सभी PDF को बुक को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जो भी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे RWA का बुक का हो, या फिर घटना चक्र प्रैक्टिस सेट हो, किरण प्रैक्टिस सेट हो, या RWA का प्रैक्टिस सेट ही हो, सभी PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए। वहाँ सभी PDF को अपलोड किया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका दोस्तों कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। और यह प्रश्न जो है यूपी SSSC पेट 2022 में पूछा गया है प्रश्न। विगत वर्षों के प्रश्न भी इस PDF में शामिल किए गए हैं दोस्तों, चाहे 2021 का हो या 2022 का हो। सभी PDF को, सभी क्वेश्चन को जो है इस PDF में शामिल किए गए हैं। पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंकित भाटी सर की बुक से है। तो ठीक है, 2022 में पूछा गया था कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो कावारत्ती है, सिलवासा है, आइजोल है, पोर्ट ब्लेयर है। सभी को पता होगा लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा क्या कहलाती है गर्मी के मौसम में? तो उसे कहा जाता है लू कहा जाता है दोस्तों। यह भी पेट एग्जाम 2022 में पूछा गया है। चलिए, इसमें पूछा गया रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है नैमिषारण्य तीर्थ स्थल है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ है? अयोध्या में है, सीतापुर, मुरादाबाद, बलिया में है। तो यह दोस्तों आपका तीर्थ स्थल जो है यह आपके है सीतापुर में। कहाँ है? सीतापुर। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ आप देखते जाइएगा, विगत वर्षों के पूछे प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था पिछली बार कि निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो कि भारत में स्थित है? कंचनजंगा, केटेन है दोस्तों, कामेत है, नंदा देवी है। यह दोस्तों आपका कंचनजंगा होगा, जो कि भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, चलिए, तो कंचनजंगा कहाँ पूछा गया था कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है? तो यह आपका सही आंसर होगा, उदयपुर को जो है सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। यह भी पेट एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। इनमें से कौन सी एक ऑप्शन में दिया गया है कि कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? दमन है, आइजोल है, पांडुचेरी है, कावारती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आइजोल है दोस्तों, यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, यह बल्कि एक राज्य की राजधानी है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। तो यही हमारा ऑप्शन जो होगा बी वाला सही हो जाएगा कि इसमें जो आइजोल दिया गया है यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। यह अभी पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका है लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया था
सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन एक पेड़ होता है दोस्तों, वह ज़्यादातर किस जंगल में कहाँ के जंगल में पाया जाता है, किस राज्य में पूछा गया? हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में, मध्य प्रदेश, झारखंड में। तो सागौन वन जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, यह ज़्यादातर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। पेट एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा गया था। फिर इसमें पूछा गया कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है, किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पर है। कहाँ है? चिनाब नदी पर। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। फिर इसमें पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है दोस्तों, यहाँ से उत्पादन किया जाता है आपका तांबा। ऑप्शन सी हमारा होगा तांबा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। फिर इसमें पूछा जा रहा है कि 12 नंबर का प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह आपका जो है असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है। यह यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 2021 में क्या क्या पूछे गए प्रश्न है उसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से हिमालय नदी तंत्र की नदियां नहीं हैं? इनमें से कौन नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी। तो हिमालय से जो नदियां नहीं निकलती हैं वह आपकी हैं कावेरी और गोदावरी। यह दो ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय तंत्र से नहीं निकलती हैं। हमसे पूछा गया था कि कौन कौन नदियां हिमालय तंत्र की नदियां हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? गंगा नदी भी हिमालय तंत्र से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा ही हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है। तो ऑप्शन क्या होगा? दूसरा और तीसरा हमारा सही होगा कि दूसरा और तीसरा जो नदियां हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा सही है कि 2021 के शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बन रहा है? नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बन रहा है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी। तो यह आपका नागार्जुन सागर बांध जो बन रहा है दोस्तों, यह आपके कृष्णा नदी पर बन रहा है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा गया था? 1951 में, 1953 में, 1955 में या 1958 में? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 1953 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य जो है उसका नाम क्या है? जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम नया क्या बदल दिया गया है? तो उसका नाम सभी को पता है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? भिलाई में जो लौह अयस्क निकाला जाता है कहाँ से निकाला जाता है? ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, दिल्ली राजहरा से, कोरबा से, उमरिया से या फिर राजा नंदगांव से। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क जो स्रोत है यह आपका आता है दोस्तों दिल्ली राजहरा से। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल हमारा सही होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है? भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना प्रतिशत जो है भूजल जल से रिसीव किया जाता है, भूजल रिजर्व से आता है दोस्तों? तो यह आता है आपका कितना परसेंट? यह आपका आता है 80% घरेलू पानी है। ऑप्शन जो होगा डी वाला बिल्कुल सही है। फिर इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यह हमसे पूछा गया है। ठीक दोस्तों, अब एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह दिया गया है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं अन्य एग्जामों में, जैसे कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो अब इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च शिखर कौन से है? पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। तो ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सभी पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
बाकी बात करें, अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है आपको दिया गया है लिंक, आप वहां से जाके सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 20 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत से लंबी पर्वतमाला है? लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, यह पूछा गया है। तो लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है दोस्तों, यह आपकी पीर पंजाल पर्वत है। क्या है? पीर पंजाल पर्वत जो है लघुत्तर हिमालय का सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियाँ कौन सी है? जो निर्मित लंबवत घाटियाँ हैं वह कौन सी हैं? तो यह इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका डंस है। क्या है? डंस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे कहते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को, दक्कन ट्रैप को, या सिंगूर पठार को, या रोहतास पठार को कहा जाता है। पूछा गया है कि काली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसे किस पठार के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों आपके दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप के। और काली मिट्टी ज़्यादातर आपके महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है और इसमें काली मिट्टी की जो प्रमुख फसल होती है उसमें कपास उगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, इसमें कौन सी है? तो अनाईमुड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? महान हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, इनमें से कौन सा है? माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट नागटिब्बा है, या माउंट नंदा देवी है? महान हिमालय की बात किया जा रहा है। महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है, उसका कौन सा पर्वत शिखर इनमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा नागटिब्बा। नागटिब्बा जो पर्वत है यह महान हिमालय का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तराई हिमालय या फिर हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ रिसार्ट में से एक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि बाड़ासुर, चैल, रानीखेत, नैनीताल। पूछा गया कि कौन सा तराई हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसार्ट्स में से एक नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? यह बाणसुर जो है यह हिमालय का नहीं है, तराई हिमालय का। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में ही स्थित है? वह कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में ही स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू, या फिर कामेत पर्वत? तो जो भारत में पूरी तरह स्थित पर्वत है यह नंदा देवी है। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी है, माउंट केटू है, नंगा पर्वत है, या फिर माउंट एवरेस्ट है? काराकोरम पर्वत की पूछा जा रहा है तो काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है। ठीक है, माउंट केटू। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 28 नंबर का पूछा जा रहा है इसमें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सरदार सरोवर है, टिहरी बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, रिहंद बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है तो टिहरी बांध हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि पेनामुड़ी और दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? जो है पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? यह आपके स्थित है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। पोनमुड़ी एक हिल स्टेशन है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत श्रृंखला में इनमें से कौन सी घाटी स्थित नहीं है?
तो इनमें से कौन सी घाटी स्थित नहीं, ऑप्शन देख लीजिए आप। तो यह इसका सही आंसर होगा अराकू जो पर्वत श्रृंखला है, यह हिमालय का पर्वत श्रृंखला नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जा रहा है। खासी जयंतिया पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है, मेकीर पहाड़ी है या फिर शिलांग पहाड़ी है। मेघालय की बात किया जा रहा है तो मेघालय की पहाड़ियाँ जो है शिलांग चोटी सबसे ऊंची है। बाकी गारो खासी जयंतियाँ जो है मेघालय में दोस्तों आपके कहाँ स्थित है, गारो खासी जयंतियाँ आपके मेघालय में ही स्थित है, लेकिन शिलांग चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि भौगोलिक कह रहा है कि भौगोलिक के इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। सतपुड़ा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, अरावली पर्वत है या फिर विंध्य पर्वत है। तो भौगोलिक के इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है यह आपका अरावली पर्वत है। ठीक, अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, यह हमसे पूछा गया है। तो उसका नाम दोस्तों केरल राज्य की बात की जाए तो अनाईमुड़ी है। ऑप्शन सी हमारा होगा अनाईमुड़ी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। इनमें से किस पर्वत की चोटी सबसे ऊंचाई में कम है। कंचनजंगा की, नंदा देवी की, कामेत की या फिर मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। सबसे कम पूछा गया है तो किसकी ऊंचाई है, तो मुकुट पर्वत है, इसकी ऊंचाई सबसे कम है। इन ऑप्शन की, इन पर्वतों की तुलना में जो है मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। यह जो है किसके बीच में सीमा साझा करता है, भारत और किसके साथ स्थित है कंचनजंगा पर्वत। भारत और भूटान के पास, भारत और चीन में या फिर भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत में। तो कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। यह दोस्तों आपके जो है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा पर्वत है, विश्व का सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ऊंची है। किसकी, दार्जिलिंग की है, ऊटी की है, शिमला या डलहौजी की। तो समुद्र तल से बात की जा रही है तो समुद्र तल से सबसे ऊंची चोटी ऊटी की है। क्या है, ऊटी सबसे ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु जो है 732 मीटर है। 732 मीटर पर स्थित है, किस पर्वत पर स्थित है। देवमाली पर्वत या फिर कारोह सैंडल पर या फिर बेटलिंगछिप पे। तो उत्तरी अंडमान का सबसे उच्चतम बिंदु जो है 732 मीटर है और यह आपके दोस्तों सैडल पीक की इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यही पर्वत का स्थित है 732 मीटर पर अंडमान निकोबार में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है। क्षार रेगिस्तान भारत में कहाँ स्थित है, तो क्षार रेगिस्तान की बात की जाए तो भारत में स्थित है कच्छ के गुजरात में। कच्छ का रण जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। भारत का जो है कितना क्षेत्र है वह वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 25% जो क्षेत्र है वह वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 40 नंबर का प्रश्न है कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। बिनसर का जंगल पूछा गया है तो बिनसर का जंगल जो दोस्तों है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि उन विभाग के
सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? यह इसका सही आंसर होगा आपको दोस्तों 21.54% होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मिजोरम में। तो सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वन, यह आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में जो है किस प्रकार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इसमें पूछा गया है कि हिमालयी समशीतोष्ण वन है, या फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है, या फिर उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, या उष्ण कटिबंधीय गीला सदाबहार वन है। तो भारत में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पाए जाते हैं यह आपके पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक यही पाए जाते हैं। ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। वीडियो जो दोस्तों आपकी लंबी होने की वजह से सिर्फ ऑप्शन ही हम बताएंगे कि ताकि आप कवर कर सके जल्द से जल्द में। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है कि सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन करने में भारत का जो है विश्व की तुलना में किस स्थान पर आता है? भारत सीमेंट के उत्पादन में, सीमेंट के उत्पादन में भारत आपका दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर आता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार मिला है? 2018 दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क सबसे बड़ा भंडार मिला है? कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा जो 2018 की जानकारी के अनुसार सबसे ज़्यादा तांबा अयस्क मिला है, यह आपके मिला है राजस्थान राज्य में। कहाँ? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 2012 की जानकारी के अनुसार पूछा गया है कि बॉक्साइट जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर जो होगा बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है जो, यह आपका करता है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑप्शन सी होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 47 नंबर का। पूछा गया है कि वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? टिन सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन देश करता है? चीन दिया गया है, ब्राज़ील, मलेशिया, वियतनाम दिया गया है। तो जो आपका टिन उत्पादन करता है सबसे अधिक, यह आपका करता है कौन सा है? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, चीन जो है सबसे अधिक टिन का उत्पादन करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि बालाघाट का मंजल खंड है, बालाघाट का मंजल खंड क्षेत्र में झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके लिए महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र है? तो यह जो तीनों दिए गए हैं क्षेत्र हैं, यह किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह आपके जाने जाते हैं, इनको जाना जाता है तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तांबा खनन के लिए इनको जाना जाता है। झुंझुनू का खेतड़ी है, सिंगान का क्षेत्र है, और फिर मंजल खंड का जो है क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु का उत्पादक देश राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु का उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है कच्ची धातु तांबा का, यह आपका करता है कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, कौन सा राज्य है? जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, या फिर झरिया झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। पूछा गया है कि स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, स्टील निर्माण से आपका संबंधित नहीं है झरिया झारखंड से। ठीक है, झरिया झारखंड जो है स्टील निर्माण नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो कैसी है आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस शहर को
स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका दोस्तों कौन सा, जमशेदपुर को जो है स्टील ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है? तो यह आपका बांग्लादेश है, इसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? कौन सा जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका किन्नौर जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तीन में से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, श्रीलंका जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें 55 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की सीमा जो है कितने देश के साथ साझा करता है भारत अपनी सीमा? तो इसका सही आंसर होगा 7 देशों के साथ सीमा साझा होती है भारत की। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 56 नंबर का है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है 56 नंबर के प्रश्न में कि त्रिपुरा अपने उत्तर और दक्षिण और पश्चिम में किसके ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम किस देश से घिरा हुआ है? म्यांमार, चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो त्रिपुरा की बात की जा रही है, त्रिपुरा जो है आपका बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? सामान्य दिशा कौन सी होती है दोस्तों? इसकी सामान्य दिशा जो होती है यह आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? किसके कारण जो है भारत में जो है उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है वह कहाँ से उत्पन्न होता है दोस्तों? काला सागर से, कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से, अरल सागर से। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम की धाराएं आती हैं, वहाँ से वर्षा कराती हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, भारत में कितनी फसलें जो हैं ऋतु पाई जाती हैं? भारत में कितनी प्रकार की फसल ऋतु पाई जाती हैं? 2, 1, 3, 4। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों भारत में फसली ऋतु जो पाई जाती हैं यह आपकी पाई जाती हैं 3 प्रकार की। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर जो होगा मासिनराम मेघालय में, ठीक है। मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा गया है कि उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन कम से कम वर्षा कितनी होनी चाहिए? उस दिन को वर्षा माने जाएगा अगर उतना वर्षा हो जाए, कितना वर्षा होनी चाहिए? तो इसका जो है आंसर होगा आपका 2.5 मिलीमीटर अगर वर्षा होती है वहाँ तो उस क्षेत्र को जो है वर्षा दिन माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? कर्क रेखा के समीप कौन सा शहर है यह हमसे पूछा गया है। कर्क रेखा के समीप जो शहर स्थित है इसमें से आपका मध्य प्रदेश स्थित है। क्या होगा? मध्य प्रदेश कर्क रेखा के समीप में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 63 नंबर का प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से उत्तर से कितने उत्तर तक है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? इन ऑप्शन में से कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात से,
झारखंड, असम, मिजोरम, इनमें से किस ऑप्शन से जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है? इसमें दोस्तों आपकी कर्क रेखा जो है गुजरात से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है, मिजोरम से जाती है, लेकिन असम राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन क्या होगा? पहला, दूसरा, चौथा हमारा सही है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए कर्क रेखा की बात करें तो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है और असम आपका राज्य जो है बिल्कुल ऊपर में स्थित है, सेवन सिस्टर में। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कहा कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, इनमें से कौन सा 5 में से एक नहीं है? 5 राज्यों में से एक नहीं है, कौन सा राज्य है? तो यह आपका बिहार राज्य से जीएमटी नहीं जाती है दोस्तों। जो आपकी मानक समय रेखा है वह बिहार राज्य से नहीं होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 66 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। चलिए कह रहा है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? कितने देशांतर पर या फिर अक्षांश पर होते हैं? भारतीय मानक का समय मेरिडियन कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा 82.5 डिग्री उत्तर देशांतर, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर में। ऑप्शन क्या होगा? ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नागालैंड है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कितनी वृद्धि दर रही है? तो इसका जो वृद्धि दर हुआ था दोस्तों 20.09% हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय किसके शासनकाल में जो है प्रथम बार जनगणना हुई थी, यह हमसे पूछा गया है। तो किसके समय में प्रथम जनगणना हुई थी? इसका सही आंसर होगा आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं जिसमें पूछा गया है आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? 10 की वृद्धि दर किस में रही है दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 17.64%। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में जननांकी इतिहास के महाविभाजन का वर्ष क्या है? भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है दोस्तों? किस वर्ष विभाजन हुआ था? 1991 में, 1947 में, 1951 में, 1982 में। इसका सही आंसर होगा 1921 में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहते हैं? जो टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहते हैं? इसका सही आंसर जो होगा लगभग 16%। ठीक है, लगभग 16% उत्तर प्रदेश में रहते हैं। चल रहा है अगला प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना रहा है? तो स्त्रियों का जो प्रतिशत रहा था दोस्तों यह 48.46% था। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त प्रयास से है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? इसका सही आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य का। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार राज्य का गंडक सिंचाई परियोजना स्थित। फिर इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर पर ला देना। प्रश्न आपके सामने दिया कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। कब तक ला देना है? 2045 तक, 2040, 2050 या 2035 तक। तो स्थिति जो है आपका स्थिर स्थिति पर ला देना 2000 का जो लक्ष्य था, इसका सही आंसर आपका होगा कब तक? 2045 तक। ऑप्शन
ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी से नहीं निकलती है। खंभात की खाड़ी से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। माही नदी है, साबरमती नदी, कोयना नदी है या फिर तापी नदी है। तो खंभात की खाड़ी से कौन सी नदी नहीं निकलती है? यह आपकी जो है कोयना नदी है, यह खंभात की खाड़ी से नहीं निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यह हमसे पूछा गया है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है यह तापी नदी है। कौन नदी है? तापी नदी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है? पिनाकिनी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पिनाकिनी के नाम से आपकी जानी जाती है पेन्नार नदी को जो है पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना में जाकर नहीं मिलती है? केन नदी है, सोन, बेतवा, चंबल। तो जो यमुना नदी में नहीं मिलती है जाकर, सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है। और यमुना नदी की बात करें, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यह जो है यमुना की नदियाँ मिलती हैं, यमुना से सहायक नदी है उसकी। कह रहा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी के अलावा कौन सी नदी और निकलती है? बेतवा नदी है, ताप्ती नदी है, महानदी है, सोन नदी है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से आपकी नर्मदा के अलावा सोन नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा के अलावा सोन नदी निकलती है, एक महानदी भी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन, महानदी। सोन जो है आपके बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि काबिनी, हेमवती और अरावती जो है कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? काबिनी है, हेमवती है, अमरावती है, किसकी सहायक नदी है, यह हमसे पूछा गया है। तो अमरावती जो है दोस्तों यह किसकी सहायक नदी है? यह आपकी कावेरी की नदी है। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? इसका सही आंसर आपका होगा सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सोन नदी है। तो सबसे छोटी नदी की बात की जा रही है, यह आपकी कौन सी नदी है? सोन नदी जो है सबसे छोटी नदी है। इन ऑप्शनों की तुलना में जो है सोन नदी सबसे छोटी नदी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है, तो सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर जो है किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर नदी को, हुगली नदी को, गोदावरी नदी को, स्वर्णरेखा नदी को। तो भारत का रूर जो कहा जाता है दोस्तों यह दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से ना होकर बहती है? इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका सही आंसर जो होगा लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान में बहती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? त्रिवेणी जो संगम है किन किन नदियों के बीच में है, किन नदियों के मिलने से संगम बनाया गया? गंगा यमुना नर्मदी, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना ताप्ती, गंगा यमुना सिंधी। तो उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम है यह किन नदियों के मिलने से होता है दोस्तों? यह आपका है गंगा यमुना सरस्वती नदियों के मेल से त्रिवेणी संगम का बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, कह रहा कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमायुंडम ग्लेशियर से
के शुरू होती है, जहाँ इसे शामको कहा जाता है, और दिहांग का नाम भी दिहांग के नाम से तहत भारतीय क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इसकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यह किस नदी की बात की जा रही है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी की बात की जा रही है दोस्तों। कौन नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को जो है चीन में या फिर तिब्बत में चेमायुंगडम ग्लेशियर से निकलती है, और इसे जो है चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जो भारत के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होती है भारत में, इसे दिहांग नाम भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए 89 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं दोस्तों। टोटल 102 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? किस नदी का समागम जो है अरब सागर में है? नर्मदा का है, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का? तो इसका सही आंसर जो होगा, नर्मदा नदी का जो समागम है यह आपके अरब सागर में है। अगला प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पूछा है इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। नहीं शब्द लगा है, तो कौन सी नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपकी कृष्णा नदी है। यह जो है आपके पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट बताइए, इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं? जो है हिमालय के मानसरोवर झील से कौन कौन नदियां निकलती हैं, यह हमसे पूछा गया है। तो मानसरोवर झील से आपकी कौन कौन नदी निकलती हैं? इसका नदी है आपकी दोस्तों ब्रह्मपुत्रा निकलती है, सतलज निकलती है, और सिंध नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों खंडित अपवाह तंत्र रखती हैं। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में जो है पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले के जो है पश्चिम घाट से ढलानों से निकलती है? तो इसका सही आंसर जो होगा 93 नंबर का आपका नासिक होगा। नासिक के जिले के पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है आपकी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है 94 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध उस राज्य का सबसे बड़ा दूसरा बांध कौन सा है? यह हमसे पूछा गया। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, 1 मिनट। प्रश्न आपके सामने क्या है कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उस राज्य का जो सबसे बड़ा दूसरा बांध है, ये हमसे पूछा गया। उकाई बांध है किस राज्य का सबसे बड़ा बांध है, और उस राज्य का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध की बात की जा रही है, तो उकाई बांध किस राज्य में है? तो उकाई बांध जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला एक ग्रैंड एलिकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है। तमिलनाडु के ज़िले में जो है कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध है, जो सबसे पुराने बांधों में से एक है। यह कहाँ स्थित है? यह हमसे पूछा गया। तमिलनाडु के किस शहर के पास में स्थित है? यह दोस्तों तमिलनाडु के आपके तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध की बात की जा रही है, तो भाखड़ा बांध जो है आपका किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है भाखड़ा बांध। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध है। कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में है। तो कुडनकुलम की बात की जा रही है। कुडनकुलम परियोजना जो है दोस्तों आपके तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। श्रीशैलम बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी पर, कृष्णा पर, तुंगभद्रा पर, पेन्नार नदी पर। तो श्रीशैलम बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसमें पूछा गया है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य से स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो पैठन जल विद्युत योजना जो है दोस्तों, परियोजना, यह आपके महाराष्ट्र से स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके पूछा जा रहा है कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो चमेरा बांध है किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, ब्यास पर या फिर चिनाब पर बनाया गया है? चमेरा बांध की बात की जा रही है तो चमेरा बांध जो है आपके रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा बांध बनाए गए हैं? गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा जो बांध बनाए गए हैं यह महाराष्ट्र राज्य में बनाए गए हैं। ठीक दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का इंडियन ज्योग्राफी का यहीं समाप्त होता होगा। अगर आप इसके बाद कौन सा किस टॉपिक का वीडियो बनाई जाए कि RWA का, आप कमेंट करके बताइए। पेट के लिए कि कौन सा सॉल्व किया जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी सॉल्व किया जाए, हिस्ट्री सॉल्व किया जाए या फिर पॉलिटी सॉल्व किया जाए या राष्ट्रीय आंदोलन, मैथ, ज्योग्राफी, कुछ भी बताइए कौन सा सॉल्व किया जाए। जो आप कमेंट करेंगे, जिसकी वोटिंग ज़्यादा रहे, उसी पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।